हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9वीं एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 14 है प्राकृतिक संपदा यानी नेचुरल रिसोर्सेस। तो आइए इसके अभ्यास के प्रश्नों को सभी हल करते हैं। तो ये रहे अभ्यास के प्रश्नों की कुल संख्या 6 है। पहला देखिए, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है, ये हमें बताना है। जीवन के लिए वायुमंडल का होना किस तरीके से आवश्यक है, तो हम ऐसे इसका आंसर करेंगे। जीवन के लिए वायुमंडल अनेक कारणों से आवश्यक है जो निम्नलिखित है। पहला है ऑक्सीजन यानी O2 वायुमंडल से प्राप्त होता है जो हम श्वास लेते हैं, ठीक है। और देखिए दहन के लिए आवश्यक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी प्लांट के प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे वायुमंडल से ही प्राप्त करते हैं, ये दूसरा हो गया कारण। तीसरा है वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती हैं जो विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए, ठीक है, जीवों के जीवन संबंधी प्रक्रियाओं के लिए ये अनिवार्य गैसें हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चौथा कारण, दिन के तापमान यानी टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना तथा रात में ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकना, ये किसके द्वारा संपन्न होता है, ये वायुमंडल द्वारा ही संपन्न होता है, ठीक है। तो ये 4 कारण हो जाते हैं जिसके हम कह सकते हैं कि वायुमंडल आवश्यक है। आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल देखिए, जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है, उसका कारण बताना है। तो काफ़ी आसान सवाल है, तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, जीवन के लिए जल अनिवार्य है, इसे निम्न कारणों से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है जल की अनुपस्थिति में जीव जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए क्या है, जल अनिवार्य है। सभी जीवों में कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं जीव द्रव्य से बनी होती हैं जिसमें लगभग 90% जल ही होता है, ठीक है। अतः जल जीवों के लिए जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, ये पहला पॉइंट। अब इसके बाद दूसरा देखिए क्या है, कोशिकाओं की सारी सक्रियता जल के माध्यम से ही संपन्न हो पाती है। कोशिकाएं जो कार्य करती हैं वो जल के माध्यम से ही वो एक्टिव हो पाती हैं, सक्रिय हो पाती हैं। तीसरा है जल हमारे शरीर के अवशिष्ट यानी वेस्ट प्रोडक्ट, अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ये माध्यम होता है। चौथा कारण, जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग जलीय जीव श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पांचवा, जल हमारे दैनिक जीवन में जैसे कृषि कार्य, भोजन, स्नान आदि कार्यों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आखिरी देखिए 6 नंबर, पौधे भी प्रकाश संश्लेषण में जल का उपयोग करते हैं। तो ये सारे कारण हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जल जो है वो जीवन के लिए अनिवार्य। सवाल देखिए तीसरा, जीवित प्राणी, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं मृदा पर यानी मिट्टी पर कैसे निर्भर है, ठीक है, ये बताना है। क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र है, ठीक है, ये भी बताना है हमें। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, मृदा खनिजों का मिश्रण है जिसमें खनिज, हुमस, जल तथा वायु होते हैं। पौधे अपना खनिज, पोषण तत्व, जल, वायु, मिट्टी से प्राप्त कर भोजन बनाते हैं। शाकाहारी जीव पौधे पर तथा मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके अलावा मृदा में अनेक जीव जैसे केंचुआ, चींटी, दीमक, बैक्टीरिया, फंजाई आदि भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, वो जीवित रहते हैं। जलीय जीव भी मृदा से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। कैसे नहीं है, वे भी मृदा पर निर्भर है। सूक्ष्म जीव जैसे फंजाई, बैक्टीरिया जो समुद्र के निचले परत पाए जाते हैं। सड़े गले जीवों कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर अकार्बनिक पदार्थ यानी खनिज में बदल देते हैं और ये खनिज जल में घुलकर जलीय पौधे के रूप में पोषण तत्व प्रदान करते हैं। और ये प्रत्यक्ष रूप से जंतुओं को भी है, ठीक है, ये जंतुओं को भी, ठीक है। तो इसके अलावा पोषण तत्व मृदा से बाहर बहकर जल में चले जाते हैं, यानी ये मृदा से ही बहकर जल में चले जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मृदा सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो धरती पर रहने वाले हो चाहे वो पानी में रहने वाले हो, ठीक है। ये पूरा इसका आंसर हो जाता है, ये सभी आपको लिखना है। अगला सवाल देखिए चौथा, आपने टेलीविज़न पर समाचार पत्र में मौसम संबंधी रिपोर्ट को देखा होगा। क्या आप क्या सोचते हैं कि हम मौसम का के पूर्व अनुमान में सक्षम हैं, यानी मौसम के जो पूर्व अनुमान हैं कि आज का मौसम कैसा होगा, कल बारिश होगी या तूफ़ान होगा, क्या ये हम सक्षम हैं, किस आधार पर हम लगाते हैं। तो इसका आंसर कैसे करना है हमें, तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, हाँ हम मौसम के पूर्व अनुमान में सक्षम हैं। वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है, इसलिए निम्न दाब तथा उच्च दाब के क्षेत्र का अध्ययन करके वर्षा का पूर्व अनुमान कर सकते हैं कि वर्षा होगी, कब नहीं होगी, ठीक है, कितना होगी। अतः किसी स्थान के तापमान, आर्द्रता, वायु की गति,
तथा कंप्यूटर में संग्रहित पूर्व वर्षों के आंकड़ों के आधार पर मौसम वैज्ञानिक जो है मौसम के पूर्व अनुमान में सक्षम है। ठीक है, इसमें सैटेलाइट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये आधार पे हम सक्षम हैं। इसके बाद देखिए 5वां सवाल, हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियां जैसे वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने पर, ठीक है, यानी उन जो गतिविधियां होती इससे ये क्या हो रही है, ये प्रदूषित हो रहे हैं, इन गतिविधियों को सीमित कर देने पर प्रदूषण के स्तर को घटाने में सहायता मिलेगी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हाँ, प्रदूषण के स्तर को घटाने में कुछ अंश तक सहायता मिलेगी। इससे मृदा प्रदूषण तो बिल्कुल कम किया जा सकता है, परंतु जल एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रण करना कठिन होता है। जैसे वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा, वैश्विक यानी ग्रीन हाउस जो होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और तीसरा है ओजोन परत में छिद्र CFC के कारण। उपयुक्त सभी का प्रभाव पर्यावरण पर व्यापक रूप से होता है। इस प्रकार प्रदूषित जल नदियों, जलाशयों, समुद्रों से दूर दूर तक बहकर चली जाती है। वो जल नालों, उद्योगों के कचरे, कृषि में प्रयुक्त कीटनाशकों, उर्वरकों द्वारा बड़े क्षेत्र में प्रभावित करता है। तो हम प्रदूषण के सिर्फ भूमिगत प्रदूषण को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, यानी मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। ये आपका पूरा आंसर हो जाता है। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए 6 नंबर, जंगल जो है वायु, मृदा और जलीय स्रोतों की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं? ठीक है, तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जंगल की भूमिका वायु में, प्रदूषण को अवशोषित कर वायु का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का समुचित संतुलन बनाए रखने में मदद करता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जंगल। ठीक है, तीसरा यह वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बादल का निर्माण और आसपास के परिवेश का तापमान कम करता है। अब इसके बाद जंगल की भूमिका मृदा में ये क्या होती है वो हम करेंगे। देखिए, पौधे की जड़ें मिट्टी को यानी मृदा में जकड़े रहती हैं, परिणाम स्वरूप मृदा अपरदन की नियंत्रण करता है, यानी मिट्टी का कटना इसे रोकती है। ठीक है, जंगल। दूसरा है मिट्टी की गुणवत्ता पौधे एवं जंतुओं के मृत अवशेषों के विघटन द्वारा हुमस निर्माण से अच्छी होती है। ठीक है, ये मृदा को लाभ है जंगल से। तीसरा, वन जल रिसाव में मदद करते हैं, यानी जहाँ वन होते हैं वहाँ पे वर्षा का जल आसानी से नीचे चला जाता है। अब जंगल की भूमिका जल में क्या होती है ये भी देखते हैं। जंगल के कारण वर्षा अधिक होती है, ये सही बात है। ठीक है, यानी जलवायु परिवर्तन में भी ये सहायता प्रदान करता है, बाढ़ नियंत्रण में सहायता करता है, वोम जल में वृद्धि करता है। ठीक है, भूमिगत जल में जल चक्र और पृथ्वी के तापमान का नियंत्रण करता है। तो इस तरीके से वायु, मृदा और जल में जंगल की भूमिका हो जाती है। और ये हमारा सेशन भी समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।